विकास जी, वेलकम टू द शो, द विकास वर्मा शो। थैंक यू सर, थैंक यू। आज सर हमारा फर्स्ट एपिसोड है एंड इस फर्स्ट एपिसोड में एज ए एस्पिरेंट आपने काफ़ी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन की, आपने एसएससी की प्रिपरेशन की, उसके साथ जी। साथ आपने यूपीएससी की भी की। तो एज ए गेस्ट आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एज ए एस्पिरेंट अगर आपने तैयारी की दोनों की, तो आपको आज की डेट पे इन सब में जॉब सिक्योर करने के लिए कितना चैलेंज फील हो रहा है? सर देखा जाए ना तो इन कंपैरिजन टू द लास्ट 15 इयर्स, 15 इयर्स इसलिए बोलूँगा क्योंकि 15 इयर्स मैंने अच्छी तरह देखा है, मेरी जर्नी रही है अप्रॉक्स 10 साल की तो जर्नी है ही रही मेरी। तो 15 इयर्स में कंपैरिजन बताऊँगा आपको कि आज से 15 साल पहले जितना चैलेंज था ना, उससे कई गुना चैलेंज आज हो रखा है गवर्नमेंट जॉब को लेके। वो कैसे? सर वो ऐसे है क्योंकि मेन तो सबसे पहला जो इसका रीज़न होगा वो होगा इंटरनेट पेनिट्रेशन। इंटरनेट पेनिट्रेशन आज हर गांव-गांव में बच्चे-बच्चे के पास जा चुकी है। सबके पास यूट्यूब है, सबके पास अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म है पढ़ाई करने के लिए। तो उसकी वजह से वो हालाँकि वो बहुत अच्छी चीज़ है कि उनको रीच मिल रही है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, पर बहुत उसकी वजह से कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है। ओके। आज के टाइम में आप देखोगे तो कट ऑफ हर एग्ज़ाम की 10 से 15, 20, 25, 30 मार्क्स तक बढ़ चुकी है। उसके पहले आप देखोगे पुराने 10-15 साल पहले तो कट ऑफ बहुत कम जा जाती थी और कम बच्चों के पास इंटरनेट था, कम बच्चे पढ़ाई करते थे, लिटरेसी रेट भी अपनी इतनी थी नहीं। इसकी वजह से आज के टाइम पे सब पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, सबके पास मटेरियल है, डेटास है। इसकी वजह से कंपटीशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है। ओके। तो एक चीज़ बताइए कि आपने बोला है कि इंटरनेट का प्रेज़ेंस हो चुका, बच्चे घर-घर पे तैयारी कर रहे हैं। तो जो पहले कोचिंग्स होती थी, जैसे लोग दिल्ली जाते थे एसएससी की कोचिंग करने या फिर यूपीएससी की कोचिंग करने, तो आज की डेट पे दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठ के भी वो पढ़ाई कर सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसका मेन जो मैं आपको बताऊँगा जो एक होता है ना कि सडन चेंज कब आया? हुँ, ये आया था सर कोविड के बाद। हुँ, कोविड को अपन ऐसे बोल सकते हैं इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ हुँ, क्योंकि कोविड की वजह से लोगों को घर बैठना पड़ा। हुँ, घर बैठने पे उनको कुछ ना कुछ ऑप्शन निकालना पड़ा। उन्होंने सोचा, सब वही है वो जो बोलते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। उन्होंने घर पे बैठा, बोला मैं कैसे तैयारी करूँ? उन्होंने फिर ऑनलाइन देखना शुरू किया, ऑनलाइन कोचिंग वालों को भी मेरा काम चलाना था। उन्होंने ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किए, वो घर बैठे-बैठे इंटरनेट की फैसिलिटी से वो कोचिंग कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से उन्हें ना तो कहीं जाना पड़ा, ना ही उनको कहीं रेंट का खर्चा, खाने का खर्चा, रहने का खर्चा कुछ नहीं लगा उनका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कुछ। वो अपना घर पे रहते थे, एक लाइब्रेरी का भी ट्रेंड आ चुका है। हुँ। लाइब्रेरी हर जगह खुल चुकी है। लाइब्रेरी जाते, जॉइन करते, कोचिंग के थ्रू मतलब ऑनलाइन कोचिंग लेते, पढ़ते, उसकी वजह से उनका एक्सपेंस कम हुआ है और उसकी वजह से ही वो कहीं बाहर जाते नहीं है, दिल्ली जाने की उनको ज़रूरत ही नहीं है, हुँ। वहीं बैठ के पढ़ते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कोविड के बाद है ना ये ऑनलाइन जो क्लासेस वगैरह है, इनका ट्रेंड काफ़ी बढ़ चुका है। अच्छा, और दूसरा ये है कि जो सक्सेस रेट की अगर बात करें, तो जी, एक बच्चा अगर दिल्ली जाके तैयारी कर रहा है या फिर जी, इन फिजिकल क्लासेस ले रहा जी। है, एज़ कंपैरिज़न टू वो बच्चे जो घर पे बैठ के ही स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस से, तो उसका सक्सेस रेट है या नहीं है? या फिर ऐसा सिर्फ वर्चुअल एक एनवायरनमेंट ही बना रखा है कि आप घर पे तैयारी कर सकते हो रिसोर्सेज़ को सेव करने के लिए, सक्सेस भी है या नहीं है ऑनलाइन में? सर मुझे जो लगता है ना एक ऑरा टाइप का बना रखा है कि है ना आप दिल्ली जाओगे तो आपको माहौल मिलेगा, एनवायरनमेंट मिलेगा। देखिए ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन। इट्स वेरी स्पेसिफिक थिंग कि आप अगर आपको पता है कि मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना है, मुझे ये चीज़ आज के दिन में कंप्लीट करना है, तो वो लाइब्रेरी जाएगा, अपना टारगेट कंप्लीट करेगा और वो करके आ जाएगा वापस। अब एट द सेम टाइम जो बोलते हैं कि दिल्ली जाओ, वहाँ आपको एनवायरनमेंट मिलेगा। मैं भी गया हूँ दिल्ली, मैं भी रहा हूँ, तो मैं आपको कंपैरिज़न करके ही बोल रहा हूँ। मैं ऐसे ऐसे बात नहीं कर रहा कि मैं यही सुन के बात बता रहा हूँ आपको, मैंने खुद ने फ़ील की वो चीज़। मैं भी दिल्ली गया, तो वहाँ देखो केवल फ़र्क यही है कि वहाँ आपको अलग बच्चे मिलेंगे और आपके साथ वाले उनसे आप कई बार डिस्कस कर लेते हो कि यार ये तुम्हारा कौन-सा ये सिलेबस कंप्लीट चल रहा है या कौन-सा टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका या मेरा कौन-सा हो रहा है, सिर्फ़ ये। पर अगर वो की वो चीज़ आपको यूट्यूब में मिल सकती है। आपको कई जो एडुकेटर्स हैं वो मिल जाएँगे आपको वो गाइड करने के लिए। कई वीडियोज़ बन रखे हैं आपको कैसे क्या सिलेबस पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, बुक्स हैं, मटेरियल है। तो सर ये आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा। आप अगर सेल्फ मोटिवेटेड होना तो आप कहीं भी बैठ के कर कर सकते हो। कोई इसकी बड़ी नीड नहीं है कि आप दिल्ली जाओ, वहाँ आपका इतना खर्चा करो, वहाँ पे जाके रूम लो, खाने का हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कई कई कुछ है। और सर आज के टाइम पे मैं ये मानता हूँ कि आप जितना दिल्ली जाके वो स्ट्रगल करोगे, उतना अगर आप उतना स्ट्रगल यहाँ दे दोगे तो आप कई जल्दी आप
सक्सेस को अचीव कर लोगे। एग्जैक्टली इसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये भी कि दिल्ली जाने के बाद में बच्चे काफी बार ऐसे होते हैं कि वहाँ पे आउटलाइन हो जाते हैं। काफी बार आपने देखा होगा कि स्टूडेंट जाते हैं और वहाँ के जो एनवायरनमेंट, जैसे गांव से बच्चे निकले हुए हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, वहाँ के एनवायरनमेंट शहर में रहने के बाद में कई बार वो अपनी पढ़ाई से भी डिस्टर्ब हो जाते हैं या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कुछ और गलत गतिविधियों के कारण। ये चीज आपने ऑब्जर्व की है कभी दिल्ली में कि बच्चों के अंदर ये चीज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है? सर ये आप बात तो बहुत सही बोल रहे हो, क्योंकि जब दिल्ली मानो कि छोटे से गाँव है, वो जब उस गाँव से निकल के दिल्ली जाएगा, हम्म, तो उसको एक थोड़ी छूट मिलेगी। हम्म, गाँव में उसके पेरेंट्स के, उसके ग्रैंड पेरेंट्स से एक बंदिश टाइप की रखते हैं उसपे, हम्म, और वो बंदिश उनके कई खुद के अलग रीज़न्स होते हैं, इसलिए हम्म, रखते हैं। अब वो दिल्ली जाता है, उसको कोई रोकने-टोकने वाला नहीं है, खर्चा घरवाले भेज ही रहे हैं। सर वही है इसमें डिफरेंस, वही बंदे जो आउटलाइन होंगे, वही लड़के जो आउटलाइन होंगे, जिनके घर पे काफ़ी बंदिशें रही है। हम्म, वहाँ जाके उनके दिमाग में आएगा कि मेरे को तो इतना बंद रखा था, बाहर वाले लोग तो ऐसे घूम रहे हैं, उनके साथ वाले ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे खर्चा कर रहे हैं, ऐसे बाइक्स ला रहे हैं, कारों में घूम रहे हैं। तो वहाँ वो उनके इन्फ्लुएंस में आके आउटलाइन हो जाते हैं और अपना जो बेसिक मेन ऑब्जेक्टिव जिसके लिए वो दिल्ली आए थे, उसको भूल जाते हैं। और वो इसलिए भूलते हैं क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं थे। उनको अब इतनी नीड थी नहीं। ये आपने सही कहा, लेकिन सवाल ये भी है कि जो बच्चे एसएससी या यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जाते हैं, अगर वो क्लियर नहीं होते, काफ़ी बार ये होता है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल प्रिपरेशन करी, उनके लिए सरकार के तरफ से क्या व्यवस्था है कि उनके लिए कुछ जॉब्स है, उनके लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम लेके आई है कि जो बच्चे नहीं क्लियर हो पाए, उन बच्चों का आगे करियर क्या है 5 साल, 7 साल बाद में? क्या उनको कोई सरकारी कोई सर्टिफिकेट मिलेगा? या फिर ऐसा मिलना चाहिए? इसके बारे में आप ज़रा बताइए। सर इसकी शिकायत मेरे को भी है, और मैं बहुत टाइम से इसके लिए चाहता हूँ कि इसके लिए कुछ कुछ अलग सरकार कुछ रेगुलेशंस या कुछ लाए, ऐसा रूल्स रेगुलेशन लाए कि उससे जो, क्योंकि तैयारी करने का जो पीक टाइम होता है वो 20 से लेके 27-28 तक होता है। एग्ज़ैक्टली, तो वो ही आपकी जो उम्र की एक मेन एज होती है जिसमें आप कुछ अपने करियर को डेवलप कर सकते हो। राइट। और जब लड़का जाता है तो पहली बार तैयारी करता है, 1 अटेम्प्ट देता है, 2 अटेम्प्ट देता है, 3 अटेम्प्ट देता है, तो कहीं न कहीं उसके अंदर घुलता जा रहा है, फँसता जा रहा है। अगर वो निकल जाता है तो बहुत बेटर है वो, अगर वो नहीं निकल पाता ना तो लड़का फँस-सा जाता है कि मैं कहाँ जाऊँ मैं? हुँ, इतना टाइम दे दिया, तो 1 अटेम्प्ट और देगा, बाई चांस वो अटेम्प्ट भी नहीं निकला, तो वो सोचेगा यार मैं नहीं, इस बार मैं और अच्छी करके तैयारी करके दूँगा। अब कॉम्पिटिशन भी बढ़ रहा है, सब बच्चे यही सब कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, यार कैसे करें, अब करना ही तो है ही है, इतना टाइम दे दिया, घर वापस घर भी नहीं जा सकता मैं। ऐसे कर के वो अपना जो मेन अपनी करियर का लाइफ का जो पीक टाइम है वो इसमें दे देता है। एग्ज़ैक्टली। अब बच्चा क्या करे, अब कहीं उसका सिलेक्शन भी नहीं हो रहा। हुँ, अल्टीमेटली आप कहीं न कहीं गिव अप करते हो। एक टाइम आता है आपकी लाइफ में कि आप गिव अप कर देते हो। अब उस लड़के ने अपना जो 7-8 साल दे चुका है, इसमें अगर वो कहीं पहले अपना कोई काम-धंधा शुरू करता या कहीं जॉब चालू करता, तो उसका प्रमोशन भी हो जाता था, एग्ज़ैक्टली। उसकी इनकम भी बढ़ जाती। और उसने उसने वो भी खोया, उसने इधर भी खोया, तो गवर्नमेंट को लड़का क्या फँस चुका मेजर्स है। लेने चाहिए इस चीज़ के लिए? गवर्नमेंट को जो मुझे लगता है कि उनको या तो एक स्टेज टू स्टेज, अगर मानो कि इसने प्री क्लियर किया, हुँ, तो उसको एक कुछ ना कुछ उसको मिलना चाहिए कि इसने इतनी मेहनत या इतना प्रिपरेशन करके इसने प्री का एक सर्टिफिकेट टाइप में ऐसा कुछ मिल जाए, और उसको प्राइवेट कंपनीज, उसकी रेलेवेंट प्राइवेट कंपनीज जिनके वो काम में आए वो चीज, उनको उसको ऐसे कंसिडर करना चाहिए, राइट। उनको एक जॉब के लिए उनको आपका देना कहने चाहिए। का मतलब है कि अगर किसी ने प्री क्लियर किया है, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे एसएससी का, तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए जी एंड उस सर्टिफिकेट को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए कोर्स के इक्विवेलेंट। जी 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 और उसको इंटरव्यूज़ वगैरह अगर कंपनी में दे, प्राइवेट कंपनी में या कोई भी कंपनीज़ में अगर जाए, तो वो कंसिडर किया जाए, उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, जी उसकी जी एक जी वैल्यू क्रिएट हो। बिल्कुल उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए उनको। राइट। और जिससे एक अगर उसने 4-5 साल इसमें खराब किए हैं, तो कहीं न कहीं उसको एक कोर्स के इक्विवेलेंट बना दो। बिल्कुल उससे उसका फायदा क्या होगा, उसने जो टाइम वहाँ इन्वेस्ट किया है वो टाइम उसका खराब नहीं हुआ है। एग्ज़ैक्टली। अभी करंट सिचुएशन में ये है कि उसका टाइम वो खराब है, उसको ना कोई सर्टिफिकेट मिला है, और प्राइवेट कंपनीज भी उसको कोई कंसिडर नहीं करेगी, हमें क्या मतलब, आपने वो किया है क्या, हमें क्या राइट। करना है उससे। यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये भी है कि आज की डेट पे अगर कोई पर्सन आरएएस कर रहा है या एसएससी कर रहा है, यूपीएससी कर रहा है, आज की डेट पे एज़ कंपैरिज़न टू 15 इयर्स आपने बताया, एक्चुअल में चैलेंज क्या है? कॉम्पिटिशन चैलेंज है या फिर बच्चे जो हैं वो जानबूझ के एक एक जो भीड़ होती है वो एक तरफ रुझान देख के आ रही है, ठीक है? या फिर ऐसा है कि घरवाले ये चाहते हैं कि नहीं सरकारी नौकरी ही लगे, ये चक्कर है? आज की डेट पे क्या चैलेंज है एक स्टूडेंट के ऊपर? सर स्टूडेंट पे
मुझे तो मेन जो सबसे बड़ा चैलेंज ये लगता है कि सरकारी नौकरी का एक हाइप बना रखा है। हम्म, हाइप ऐसा करके आपकी सरकारी नौकरी ही लगे तो ही आप सक्सेस हो, बाकी आप अपना रोजगार चलाओगे बाकी तो। राइट। ऐसा एक माहौल बना रखा है, एनवायरमेंट बना रखा है। वो स्टेट वाइज है या पूरा पैन इंडिया बेसिस पे बोल रहे जी हो? सर, पैन इंडिया वाइज आप देखते होंगे, कहीं आप ऑनलाइन भी देखोगे, कई ऐसे वीडियोस आते रहते हैं और कई रील्स आती थी, मीम मटेरियल भी आते रहते हैं कि लड़का होना तो सरकारी नौकरी वाला होना, हम्म, अदरवाइज तो कोई मतलब नहीं है। लड़का बहुत बड़ा सीईओ है कोई कंपनी का, उससे भी नहीं है, पर वो कोई गांव का अगर दरोगा है, हम्म, दरोगा जो पुलिस को वाले को बोलते हैं तो कि वो वैल्यूएबल है। होता है, तो देखते का आप कुछ हो। अभी नहीं। दरोगा का नाम तो सर आप मानोगे नहीं, ऐसा बन रखा है कि मानो डीएम बन गया वो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएम बोलते हैं, डीसी बोलते हैं शॉर्ट में। तो बोलते लड़का आता है घर पे कि मैं डीसी बन गया, तो गांव का कोई बुजुर्ग होता है, अरे यार डीसी बने हुए के हैं, दरोगा बनता तो मजा ही आता। हम्म, ये एक सेइंग चलती है गांव में। हम्म, तो ऐसा है, हाइप देखो आपकी, ये सब हो रखा है। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि सरकारी नौकरी का एक हाइप नहीं होना चाहिए, 1 साल तैयारी करो, 2 साल करो, 3 साल करो, उसके बाद में उसको मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि वो उसके लाइफ का बहुत प्रीशियस टाइम दे रहा है उसमें। राइट। आपका कहने का मतलब मैं ये भी समझ सकता हूँ कि हमेशा प्लान बी भी रेडी रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो प्लान बी रेडी नहीं रखता है, वो प्लान ए में सक्सेसफुल नहीं हो पाया कोई रीजन से 1 साल या 2 साल में, तो उसको प्लान बी पे फटाफट स्विच कर लेना चाहिए। सर ये मैं यही बता रहा हूँ, क्योंकि आप कई मूवीज देखिए उसमें बोला प्लान बी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पर प्लान ए से भटक जाते हो। हाँ भटक जाते हो। पर मैं इसके लिए थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बोलूंगा, हम्म, क्योंकि प्लान बी होना चाहिए, क्योंकि प्लान ए आप क्यों नहीं कर पा रहे, इसका सिर्फ मेन रीजन ये नहीं है कि हमने तैयारी नहीं करी, और भी रीजन होंगे, आप तैयारी बहुत कर रहे हो, पर कई रीजन है। देखो सरकार जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है, हालांकि वो अच्छी चीज है, वो भी प्रोवाइड करती है, उसकी वजह से जो ज्यादा एलिजिबल है वो भी पीछे रह जाते हैं। रीजन और भी है कि फाइनेंस का भी इशू हो गया, या ना कॉम्पिटिशन इतना है, लोग 0.1 नंबर से पीछे रह जाते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी उसने मेहनत नहीं करी, हम्म, या कुछ भी 1 नंबर 2 नंबर से मिस कर दे रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है मेहनत नहीं करी, मेहनत करी है उसने। पर रीजंस है कई चीज के, आप मानोगे नहीं, एग्जाम में मेंस में जो राइटिंग होती है उसका भी फर्क पड़ता है, हैंड अच्छा। राइटिंग का। अब उसकी बाय गॉड्स लक की ठीक है कि हैंड राइटिंग उसकी अच्छी नहीं है, पर इसका ये मतलब तो नहीं है उसको आता नहीं है, हैंड राइटिंग का भी फर्क पड़ता है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला तो इंसान ही है, एग्जामिनर ही है। उसका कोई चीज एक तो विजुअल से पसंद नहीं आ रही या अच्छी नहीं लगी तो उसको नंबर कम देगा वो, किसी की ज्यादा अच्छी लग जा रही है, लेवल ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो उसका ज्यादा नंबर दे देगा वो। ग्रेट, ग्रेट। आपने कई सारे आपने इंसाइट्स बताए। एक मेजर सवाल ये है कि अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से आता है, 10th और 12th से, या बचपन पूरा उसकी सारी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से है, तो एज कंपैरिजन टू इंग्लिश मीडियम जो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से आता है, उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है क्या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, अगर वो एसएससी या यूपीएससी आरएएस की तैयारी करता है? सर इसका मैं जो मैंने आप कई वीडियोस देखना, उसमें लोग ये बोलते हैं कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदी मीडियम और इंग्लिश में सब एक है। पर आप जो एक्चुअल में देखोगे ना, जो अभी करंट चीज देखता हूँ मैं या चल रही है, तो आप देखना कि इंग्लिश मीडियम को प्रायोरिटी मिलती है, अच्छा। वो बिल्कुल मिलती है सर। कैसे मिलती है प्रायोरिटी? प्रायोरिटी उनको है, कहीं भी आप जॉब पे जाओगे वो अगला अपना इंटरव्यू इंग्लिश में देगा, उसको एक अलग वे में देखेंगे, अलग नजरों से देखेंगे, उसको अलग एक टॉप में रखेंगे। कई बार आप किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वो अपना इंग्लिश में उसको बोल रहा है और बोल रहा है, तो लोग उसको अलग देखेंगे, यार देखो इंग्लिश में बोल रहा है ये सही बोल रहा है ये, वो हिंदी वाला वो बोले गाँव का बोले सही होगा वो बंदा, उसको ऐसे देखते हैं। तो एक अलग सा हाइप बना रखा है इंडिया में कि इंग्लिश मीडियम वाले हो, इंग्लिश में बोलते हो, मतलब आप ऑन द टॉप हो। वही वही चीज सर यहाँ भी काम कर रही है, और ये चीज गलत है। देखो मैं चाहता हूँ होना सब बराबर यहाँ चाहिए। कैसे कर रही है? मतलब कोचिंग क्लासेस के अंदर बोल रहे हो, इंटरव्यूज के अंदर बोल रहे सर दोनों में, कोचिंग क्लासेस में, इंटरव्यूज में, कहीं भी आप लिख हो? भी ऐसा रहे हो होता है क्या इंग्लिश कि मीडियम में। हिंदी वालों का बैच अलग होता हो, कि भाई सर इंग्लिश वालों को इसमें मर्ज नहीं करेंगे, ये क्रीमी क्रीमी बच्चे इनको अलग क्लासेस में बैठाएंगे? नहीं नहीं, बैच सर वो वेरी करता है, कई बार इंग्लिश मीडियम बैच भी अलग होते हैं, कई बार मिक्स होता है, बाइलिंगुअल चलती है हम्म, क्लासेस, बाइलिंगुअल होता है, बाइलिंगुअल नोट्स भी देते हैं। पर जो इंग्लिश मीडियम का थोड़ा हाइप बन रहा है, मैं चाहता हूँ वो कम हो थोड़ा। हम्म, लोग मतलब जो प्रायोरिटी देते हैं ना इंग्लिश मीडियम, वो नहीं होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों में उतनी कैपेबिलिटी है, हम्म। तो आप अगर उसको दोनों इक्वल फुटिंग में रखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप अभी जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आरएएस की कर रहे हो, तो उसकी क्यूरिकुलम के बारे में कुछ बताना चाहोगे करंट में जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, कि क्या कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है? सर आरएस की मैं देखो, मैंने 2018 से मैं आरएस में लगा हूँ। हम्म,
2018 का मैंने इसमें मेंस भी अपियर किया था, हालांकि मैं 12 मार्क्स से उसका मेरा इंटरव्यू मिस हो चुका था। ओके। और मैं मेरा अगर बैकग्राउंड बताऊं तो मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूँ, पर अभी मैंने वही है, चलो उस चीज़ को अपन बात कर चुके हैं कि मैं चाहता हूँ दोनों इक्वल फुटिंग पर रहे। 2018 का भी मैंने मेंस दिया, अभी भी दिया, हालांकि मेरी राइटिंग हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो उसका आई थिंक उसमें बहुत फर्क पड़ा है वो। और अभी भी मैंने इसका वापस प्रीलिम्स अपियर किया है। बीच में मैंने हुआ क्या था कि जो आरएस जो वैकेंसी आती है ना वो रेगुलर नहीं आती। ये भी एक सरकार का लूप होल है कि आप रेगुलर नहीं रख पाते, बच्चा अपना टाइम दे रहे हैं उसमें, इतना प्रीशियस टाइम दे रहे हैं उसमें, आप रेगुलर। रेगुलर मतलब कितना गैप आ जाता है 2 वैकेंसीज के बीच सर में? 3 साल का, 3-3 साल का? एक एक वैकेंसी 3 साल से आती है। 16 के बाद 18 में आई, 18 के बाद 21 में आई है, तो तब तीन तीन 21 साल के गैप बाद आ जाता 24 है। में 25 में थी जी नहीं, अभी? अभी सरकार ने चेंज किया है, 21 बाद 23 में आई थी। हुँ। और सरकार ने ये अच्छा स्टेप है कि उन्होंने वापस इसको रीशेड्यूल किया है, कैलेंडर तक जारी कर दिया है कि आप अगली ओहो! वैकेंसी कब आ जाएगी। जिससे प्रिपेयर्ड रहे। प्रिपेयर्ड रहे बच्चे, बच्चे अपना माइंड मैक करके रखें, हुँ, तो ये अच्छी चीज़ है, हालांकि चेंज हो रहा है, तो दैट्स अ गुड थिंग। हुँ। और अब जैसे मैंने अभी अपियर किया है इसका प्रीलिम्स, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आरएस का एक पेपर लेवल उन्होंने बहुत इस पर बहुत ऊंचा अपर साइड में कर दिया है, बहुत ऊंचा ओके, कर दिया है, अच्छा कर दिया। और मैं ये मानूंगा कि यूपीएससी के लेवल का एग्जाम कर दिया है। ओके। एंड दैट्स अ गुड थिंग कि जो बच्चे आरपीएससी का स्पेसिफिक आरपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं आरएस की, वही इसमें क्लियर होंगे, हुँ, हुँ, क्योंकि जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन आते थे फैक्ट्स बेस्ड, वो इस बार छट जाएंगे बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। अभी तक क्या हो रहा था कि जो है ना कोई वीडियो की तैयारी कर रहा है या कोई पटवारी की तैयारी कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है, सेकंड ग्रेड की कर रहा है, वो भी आरएस देते थे, हुँ, और उनका एग्जाम निकल भी जाता था, क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, कोई फर्क नहीं है फर्स्ट ग्रेड और आरएस वाले पेपर में। इस बार उन्होंने चेंज किया है कि जो आरएस ही कर रहा है वो आरएस के लेवल का क्वेश्चन आया, पेपर आया है। ओके। तो अब यही है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर आप आरएस ही कर रहे हो तो आरएस की ही करो, आप दूसरे एग्जाम की तरफ शिफ्ट मत हो, हुँ, एक चीज फोकस करके चलो, उस पर टारगेट बेस्ड अप्रोच रखो, तो आप तो पक्का निकल अच्छा सकते रहेगा। हो उसके अंदर। जी जी जी। बस एक लास्ट अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूँगा कि जैसे कोई भी स्टूडेंट एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उसको साइड बाय साइड जो और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक बैंक्स के भी होते हैं, लाइक और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के होते हैं, पीएसयूज़ के होते हैं, क्या उनकी तैयारी भी पैरेलली करते रहनी चाहिए, या जैसे आपने बोला कि आरएएस कर रहे हैं, तो आरएएस पे ही ध्यान दें, ना किसी और चीज़ पे? सर मैं तो चाहता हूँ करते एग्जाम तैयारी मत करो उसकी, पर मानो आप आरएससी कर रहे हो, साइड में कोई एसएससी का एग्जाम आ रहा है, तो एक बार सिलेबस को देख लो दोनों को, हुँ, कि इसमें क्या फर्क है, उसमें क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है, इसमें वो है, ऐसे करके साइमल्टेनियसली आप एग्जाम दो उसका। इतना शिफ्ट मत हो कि आप इस चीज को भूल जा रहे हो, हुँ, आरएस को शिफ्ट कर दे रहे हो, इतना शिफ्ट मत हो, पर उस पर भी ध्यान दो, क्योंकि देखो सर, जो मैं चाहता हूँ ये जो प्रीशियस टाइम है ना, मैंने भी बहुत टाइम दे दिया इसमें, तो प्लान बी प्लान सी होने चाहिए, हुँ, पर उतने भी नहीं कि आप प्लान ए को भूल जाओ, हुँ, या उसमें आप लैग करो, उसके तो आप 100% दो, पर एग्जाम दो, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना टफ है कि आप बाई चांस इधर कहीं लैग कर लिए तो उधर आप बाद में सोचोगे मैंने वो एग्जाम दे देता, मैं हुँ। एग्जाम नहीं दिए मैंने। ये कई बार जो गिल्ट फील होता है, जी। वो लाइफ टाइम ही रहता है कि और मेरे को उसकी भी पैरेलली तैयारी करनी चाहिए थी या फिर ध्यान देना चाहिए था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कहीं न कहीं कोर्स तो इंटरलिंक्ड होते होंगे, सब्जेक्ट्स वगैरह भी कुछ। बिल्कुल सर, आप ये एक मूवी की जो आई थी 12th वाली, 12th 12th फेल। फेल, जो उसके अंदर आप देखोगे संदीप भैया का जो कैरेक्टर है, हुँ, उसमें वो क्या करते हैं, वो कर तो रहे थे आईएएस की तैयारी, पर अब बताओ वो बोलते हैं कि प्लान बी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उनके पास प्लान बी था ना, हुँ, उन्होंने डीए वो एसडीएम बने ना वहाँ पे, हुँ, वो आरएस का मतलब स्टेट का एग्जाम दिया है ना उन्होंने। हुँ, 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 बस वही है, अगर वो कलेक्टर बनो, ये इधर भी नहीं थे, हुँ, उधर वो कलेक्टर बने भी नहीं थे, तो आज संदीप भैया उस रोल में नहीं होते वहाँ पे। हुँ, हुँ, वही है, सब हर कोई अभिलाष नहीं होता, हुँ, हर अभिलाष का भी लास्ट अटेम्प्ट में हुआ है, हुँ। पर नहीं होता, और उसके पास प्लान बी भी नहीं होता, तो वो नहीं होता वहाँ मतलब पे। ये जो 12th फेल है वो काफ़ी आपके रग-रग में बस गई, ऐसा तो नहीं है? सर मेरी मेरी फील्ड की है, ये सीरीज मेरे फील्ड की है, तो जरूर देखनी चाहिए, हुँ। हर एस्पिरेंट को देखनी चाहिए, क्योंकि उसको एक बूस्ट भी मिलता है तैयारी का, और काफी चीज सिखाता भी है हमें प्रिपरेशन में। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने सारे इनसाइट्स बताए, की पॉइंट्स बताए। हम भी यही चाहते हैं कि आप एक एस्पिरेंट से एक इंस्पिरेशन बनो, और हमारी ये जो सीरीज़ है, पहले हम वर्चुअली पॉडकास्ट करते थे, हमने 25 एपिसोड्स किए हैं। तो अब हमने डिसाइड किया कि हम एस्पिरेंट्स जो है या फिर जो भी प्रोफेशनल हैं अपने फील्ड में, उनके साथ हम एक टॉक शो सीरीज़ लाएँ। और विकास वर्मा टॉक शो, ये एक अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, और सबसे पहले जी आपको बहुत-बहुत जी धन्यवाद जी कि सर, आप आए इसमें।
थैंक यू। मैं आपका ये शो में बहुत टाइम से देख रहा हूँ, मैं हर शो मैंने आपका इसमें देखा है और मैं इसमें अच्छा टाइम देता हूँ क्योंकि आपका काफ़ी एनर्जेटिक शो है ये, काफ़ी काफ़ी अच्छी-अच्छी पर्सनैलिटीज़ आपकी शो में आई है। मैंने उन सबका सुना हूँ, काफ़ी आईएएस वाले लोग भी आए हैं, हुँ, सीएस प्रोफेशनल्स आए हैं, सीए प्रोफेशनल्स आए हैं, कई आपके इंस्पेक्टर वगैरह एसएससी वाले भी आए हैं, तो हुँ, काफ़ी एस्पिरेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये चीज़ और उनको देखना ही चाहिए और मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब पे लोग है ना ऐसी जो चीज़ें हैं जो उसके आप खुद का डेवलप हो, आपकी प्रोडक्टिविटी हो उसमें, राइट। वो देखनी चाहिए। मीम्स तो हर जगह अवेलेबल है, वो आप देखोगे उससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होने हाँ, वाली। आजकल काफ़ी इस तरह के कंटेंट आ गए कि लोग टाइम पास भी करते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो स्टूडेंट आज के यूथ है, वो अगर यूट्यूब या सोशल मीडिया पे आए तो कुछ पॉजिटिव कंटेंट उनको देखने को मिले। बिल्कुल सर, ये एक अच्छा स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन और मैं खुद चाहता हूँ ये इस टाइप के शो होने चाहिए। मीम्स वगैरह देखो एक मूड फ्रेश करने के लिए आप देख सकते हो 5 मिनट, बाकी इन पे ज़्यादा फ़ोकस देना चाहिए उनको ताकि उनका एक अच्छा ग्रोथ हो उनके लाइफ़ में। थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक यू कमिंग सर, टू द शो। थैंक यू।